सो अगेन आप सभी का स्वागत है वीडियो लेक्चर सीरीज के सेकंड पार्ट में। इस सेकंड पार्ट में वीडियो लेक्चर सीरीज हमारी थोड़ी सी आगे जा रही है। देखते हैं इस पूरे चैप्टर के अंदर और क्या हमें सीखने को मिलने वाला है। इससे पहले आप सभी लोगों ने हमारा ऐप डाउनलोड नहीं करा है तो ऐप जरूर डाउनलोड करिएगा, क्योंकि ई पाठशाला ऐप जो है गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, जिसमें हम सारी चीज़ें स्टूडेंट को प्रोवाइड करवाते हैं। तो आप बेसिक चीज़ें हमारे साथ देख सकते हैं। हमारा मानना यही है कि मैट लिस्ट जो है कभी पेड़ों पे नहीं लगते हैं, उन्हें बनाना पड़ता है मेहनत के साथ। तो हम आपके साथ वही चीज़ें कर रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे साथ टेलीग्राम और इंस्टाग्राम अकाउंट के साथ भी जुड़ सकते हैं। तो क्योंकि हमने पिछली क्लास में ये पढ़ने की कोशिश करी थी कि सोवियत यूनियन इतने बड़े स्ट्रगल के बाद पावर में आया। 1921 के अंदर रशिया ने 15 कंट्री के साथ मिलके फाइनली ये डिसाइड करा कि भैया ठीक है, हम लोग जितनी भी कंट्रियां हैं वो सभी लोग मिलके एक दूसरे की मदद करेंगे। क्या करेंगे? मदद करेंगे। और अगर मदद कर रहे हैं तो वो एक तरीके का संघ बनाने की कोशिश करेंगे। और अगर संघ बना रहे हैं तो संघ बनाने के लिए इन लोगों ने पूरी तरीके से कहा कि ठीक है, हम लोग ऐसा कर लेते हैं। 1 सेकेंड, हाँ तो ये ठीक है। तो इन्होंने पूरी तरीके से क्या करने की कोशिश करी? इन्होंने पूरी तरीके से ये कहा कि हम लोग चाहते हैं कि एक दूसरे की मदद करें। तो इसीलिए 1921 के बाद अगर हम देखें, 1921 के बाद तो यूएसएसआर का क्रिएशन देखने को हमें मिलता है। और यूएसएसआर का मतलब था यूनियन ऑफ सोवियत सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। ठीक है, सोशलिस्ट रिपब्लिक। ठीक है, जो बच्चे हिंदी मीडियम में हैं उसे आप हिंदी में ज़रूर देखने की कोशिश करेगा कि सोवियत संघ जो है उसका मीनिंग अलग हो जाता है। पेपर में कभी कभार इसके ऊपर फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है। अच्छी बात मुझे क्या लगी कि भाई रशिया मानता ये है कि कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी ठीक नहीं है, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी ठीक है। और प्लस में 15 कंट्री, लगभग 10 से 15 कंट्री इनके साथ मिल जाती है और मिलने के बाद यूएसएसआर का क्रिएशन बनाती है। लास्ट ईयर बच्चे ने पूछा मुझसे कि भैया यूएसएसआर बनाया ही क्यों गया? तो यूएसएसआर बनाने का सबसे बड़ा रीज़न मेरा जो मानना है वो यही बताने की कोशिश करता है कि किस तरीके से यूएसएसआर जब क्रिएट हुआ तो वो ऐसी आइडियोलॉजी, सेम आइडियोलॉजी जो रशिया कह रहा है कि कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी होनी चाहिए, तो दूसरी कंट्री भी यही कह रही थी कि कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी बनी रहनी चाहिए। तो इस हिसाब से क्या हुआ? इस हिसाब से इन सभी कंट्रियों ने मिलकर यूएसएसआर का क्रिएशन कर लिया। तो भाई इतनी बड़ी कंट्री बन गई है, इतनी बड़ी कंट्री बन गई, तो आप देखेंगे कि इस कंट्री के बहुत सारे मेरिट्स सामने हमें देखने को मिले। मेरिट्स कौन से थे? नंबर 1, इनके पास कम्युनिकेशन नेटवर्क बहुत अच्छा बन गया। कम्युनिकेशन नेटवर्क का सीधा साधा एग्जांपल जो एनसीईआरटी में नहीं दिया है वो मैं आपको बता दूं कि दुनिया में सबसे पहले सैटेलाइट लॉन्च करने वाला देश यूएसएसआर बना, यानी कि रशिया बना। इवन रशिया बना। दुनिया के अंदर सबसे पहले अगर कोई मून पर लैंड करने वाली कंट्री बनी तो उस समय पे यूएसएसआर बनी। वैसे बहुत सारे मैं कह सकता हूँ फैक्ट हमारे सामने आए जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि ये लोग दुनिया की मोस्ट पावरफुल कंट्री थी। जो मून लैंडिंग की बात है वो फिक्स नहीं है, आप उसे चेकआउट करने की ज़रूरत है। लेकिन मैं कह सकता हूँ कि अमेरिका से पहले बहुत सारे काम इस कंट्री ने करे थे जो अमेरिका सोच भी नहीं सकता था। मतलब जहाँ से आप कह सकते हो कि वेपन्स की रेस चालू हुई वहाँ पे ये काफ़ी आगे अमेरिका में बना रहा, क्योंकि यूएसएसआर का क्रिएशन हो रखा था। उसके बाद इंडस्ट्रीज इनकी बहुत अच्छी थी, प्राइवेट सेक्टर के नाम पर भी और सरकारी सेक्टर के नाम पे भी। इतना था कि लोगों का मिनिमम लिविंग स्टैंडर्ड बहुत अच्छा बना हुआ था। सभी कंट्री के अंदर सभी को अच्छा खासा रोजगार उपलब्ध हो रखा था। जो बेसिक चीज़ें चाहिए होती है किसी भी कंट्री को, जैसे एजुकेशन की बात कर लो, एजुकेशन के साथ आप बात कर लो, हेल्थ की बात कर लो, हेल्थ फैसिलिटी बहुत अच्छी थी। उसके बाद आप गवर्नमेंट जॉब्स की बात कर लो, वो बहुत अच्छी थी। तो ईच एंड एवरीथिंग अगर आप देखने की कोशिश करें तो बहुत अच्छी मात्रा में इस कंट्री के अंदर पाया जा रहा था। तो इस हिसाब से अनएम्प्लॉयमेंट ना के बराबर हमें देखने को मिलता था। तो अगर आपसे एग्जामिनर पूछे कि जब यूएसएसआर क्रिएट हुआ तो आप बताइए कि यूएसएसआर की खासियत क्या थी? तो व्लादिमीर लेनिन एक ऐसे व्यक्ति बने जिन्होंने यूएसएसआर को क्रिएट करने के बाद इसको उस बुलंदी तक पहुंचाया जहां तक कोई नहीं पहुंचा सकता था। तो यानी कि यूएसएसआर के क्रिएशन में व्लादिमीर लेनिन की दूरदृष्टि बहुत अच्छी थी। व्लादिमीर लेनिन इस आइडियोलॉजी को बहुत आगे तक लेके जा रहे थे। लेकिन समय के साथ साथ अगर हम देखें तो समय के साथ साथ क्या हुआ? समय के साथ साथ मैं यहाँ से दिखाता हूँ। समय के साथ आप देखें तो पहले वाले चैप्टर के अंदर ये दे रखा था, सेकंड चैप्टर में से मिस कर दिया है।
कि इतना अच्छा अगर ये यूएसएसआर था तो समय के साथ ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से इसके साथ दिक्कतें होनी चालू हो गई। वो था व्लादिमीर लेनिन की हत्या के बाद। अगर आप देखो, रूसी क्रांति के नायक माने जाते हैं, मुश्किल दौर में सोवियत समाज गणराज्य को चलाने वाले अध्यक्ष, चेयरपर्सन, जिन्होंने 1917 से 1924 तक यूएसएसआर की आइडियोलॉजी को सही तरीके से चलाया। लेकिन उसके बाद जोसेफ स्टालिन जब आते हैं तो जर्मनी का हिटलर जिस तरीके से था वैसे ही रशिया का हिटलर जोसेफ स्टालिन था। आप देखिए 1924 से लेकर 1953 तक बहुत लंबे समय तक पावर में बना रहा। उसके साथ निकिता खुर्शेव आया जो उस टाइम पीरियड पे कोशिश कर रहा था कि अमेरिका के साथ संबंध अच्छे बना सके, लेकिन क्यूबा क्राइस करके इसने अमेरिका के साथ संबंध खराब कर लिए। उसके बाद लियोनार्ड ब्रेजनेव आए जिन्होंने उस टाइम पीरियड पे एशिया सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था बनाई। लेकिन आप देखोगे कि इस कंट्री के अंदर ना जिस तरीके से व्यवस्था चलनी चाहिए थी उस तरीके से व्यवस्था कंटिन्यूसली नहीं चल रही थी, क्योंकि जो कंट्री कहती थी कि राइट टू स्पीच होना चाहिए उसी कंट्री के अंदर इलेक्शन टाइम पीरियड पे नहीं हो रहे हैं, उसी कंट्री के अंदर ये लोग जनता के प्रति अकाउंटेबल नहीं हो रहे हैं। तो लेनिन की आइडियोलॉजी, जो सोवियत यूनियन की आइडियोलॉजी थी, वो धीरे धीरे दूसरे नेताओं के हाथों में आते आते फिसलती जा रही है, खराब होती जा रही है। लास्ट में मिखाइल गोर्बाचेव आते हैं जो थोड़ा बहुत ठीक करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर डी मैरिट्स की बात करी जाए तो अब डी मैरिट्स आप यहाँ से समझ सकते हैं। डी मैरिट्स में अगर आप देखो तो ज़्यादातर ब्यूरोक्रेट्स और ऑथराइटेरियंस का मतलब होता है कि जहाँ पर नौकरशाही लोगों की चलने लग जाए और जनता की ना चले, और जो बिना इलेक्टेड पर्सन है जो पूरे यूएसएसआर के अंदर अपनी आइडियोलॉजी से जनता को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो डेमोक्रेसी नामात्र रह जाती है। तो ये एक सबसे बड़ा लूप होल हमें देखने को मिलता है इसके अंदर। एंड देन लैक ऑफ डेमोक्रेसी का अगर मैं एग्जांपल देखूं तो लैक ऑफ डेमोक्रेसी यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। लैक ऑफ डेमोक्रेसी, परमानेंट इलेक्शन ना होना, लैक ऑफ डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा जीता जागता एग्जाम्पल है। इसकी वजह से लोगों को फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं मिल रही। लोग उस टाइम पीरियड पे कार्टून के थ्रू, उसके बाद स्केचेस के थ्रू और पोयम के थ्रू, इन सब चीज़ों के थ्रू अपने नेताओं के खिलाफ बोलने की कोशिश करते थे, लेकिन कभी भी सामने फेस टू फेस नहीं बोलते थे, जो सबसे बड़ा नुकसान है। धीरे धीरे बोल्शेविक पार्टी, एक पार्टी सिस्टम पूरे रशिया के अंदर और यूएसएसआर के अंदर बन गया। दूसरी पार्टी अगर जनता के लिए खड़ा होना भी चाहती है तो सिस्टम को इतना बिगाड़ दिया गया था कि दूसरी पार्टी खड़ी भी नहीं हो सकती है। उसके बाद पूरे यूएसएसआर के अंदर रशिया एक ऐसी कंट्री बनी जिसका डोमिनेंस पूरे यूएसएसआर के अंदर था। ये बिल्कुल गलत था भाई। रशिया मान लेते हैं कि क्षेत्रफल में सबसे ज़्यादा बड़ा है, लेकिन जो रशिया सोचता था वही सभी कंट्री को सोचना पड़ता था, क्योंकि रशिया के अंदर ही ये सारा सिस्टम चलता आ रहा था, तो दूसरी कंट्री भी इसी सिस्टम को चलाने की कोशिश कर रही थी। और चौथा पॉइंट था फूड इंपोर्ट इंक्रीज्ड, मतलब जो कंट्री क्षेत्रफल में इतनी बड़ी है वहाँ पर जानबूझ के ऐसे लॉज लाए जा रहे हैं ताकि खाना बाहर के इलाकों से इंपोर्ट करवाया जा सके। इससे तो देश की इकोनॉमी पे और ज़्यादा फर्क पड़ेगा। इसी वजह से मैं कह सकता हूँ कि ये सारे डीमेरिट्स थे जिसकी वजह से वो पूरी तरीके से अपने आप को नुकसान पहुंचाते गए। एग्जाम्पल के लिए ये अनअकाउंटेबल थे, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर बदलाव नहीं कर रहे थे, धीरे धीरे वेपन्स की तरफ बढ़ते चले गए, लेकिन जो आम जनता की टेक्नोलॉजी को और अच्छा करना चाहिए था वो नहीं करा। तो इसी वजह से मैं कह सकता हूँ कि इसके बहुत सारे डीमेरिट्स हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन लास्ट में मिखाइल गोर्बाचेव जो प्रेसिडेंट बनते हैं सोवियत यूनियन के, आप देख सकते हो 1990 से 1991 के बीच में बनाए जाते हैं। हालांकि 1985 के अंदर ये इलेक्टेड हो जाते हैं, लेकिन सोवियत यूनियन के चेयरपर्सन नहीं बनते हैं, और ये कहते हैं कि इतने टाइम पीरियड से सत्ता के अंदर हम लोग जनता के प्रति अकाउंटेबल नहीं हैं। ये यूएसएसआर टूट ना जाए, ये सोवियत यूनियन टूट ना जाए, तो मुझे कुछ बदलाव करने की ज़रूरत है। तो ये आपने ज़्यादा फोकस करने की कोशिश करनी है, वो है ग्लास्तोनेत एंड प्रस्ताइका। दोस्तों रशियन वर्ड है, और ग्लास्तोनेत जो है उसका मतलब है रिकंस्ट्रक्ट करना, रिस्ट्रक्चरिंग करना, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिस्टम को रिकंस्ट्रक्ट करना, दोबारा से बनाना। ग्लास्तोनेत का मतलब हो गया ओपननेस एंड ट्रांसपेरेंसी, मतलब कोई भी सरकार काम कर रही है तो जनता को पता चलते रहना चाहिए कि सरकार ये काम कर रही है। ओपननेस का मतलब ये हो गया कि
जनता को अगर लगता है कि सरकार गलत काम कर रही है तो जनता को बोलने का अधिकार भी होना चाहिए। तो ये चीजें सबसे पहले यूएसएसआर के अंदर आज तक कोई लेके नहीं आया, पर मिखाइल गोर्बाचेव लेके आए। तो इससे हमें क्या पता चला? इससे हमें पता चला कि व्लादिमीर लेनिन के बाद अगर कोई व्यक्ति यूएसएसआर को ठीक करना चाहता था वो था आपका मिखाइल गोर्बाचेव। मिखाइल गोर्बाचेव, गोर्बाचेव बोल लीजिए, गोर्बाचेव बोल लीजिए। तो यहाँ पर जो लीडर 70 सालों से ऐसी व्यवस्थाओं को चला रहे हैं और बदलाव नहीं करना चाहते हैं, वो इनके खिलाफ हो गए। इसी वजह से आप देखोगे जैसे ही पॉलिसी बनती है, ईस्ट यूरोपियन कंट्री के जो भी मेंबर्स थे, यानी कि इन्हीं के यूएसएसआर के मेंबर, उन्होंने कहा कि भैया ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत सारी कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर्स ने इन्हीं का ही अपोज करना चालू कर दिया, जो बिल्कुल गलत था और ऑफ कोर्स ऐसा हो रहा था। इसकी वजह से आप कह सकते हो कि 1991 में तख्ता पलट हो गया और यूएसएसआर टूटने के बाद रशिया बन गया और मिखाइल गोर्बाचेव को उनकी पोस्ट से हटा दिया गया। 1991 के अंदर कम्युनिस्ट रूल पूरी तरीके से खत्म हो गया और बोरिस येल्त्सिन कहते हैं नेशनल हीरो के रूप में कि भैया ये जो सेंट्रलाइज कंट्रोल इकोनॉमिक कम्युनिस्ट ने बना रखी थी इतने सालों से, ये बिल्कुल ही गलत थी। इस हिसाब से 3 कंट्रियां, बेलारूस, यूक्रेन और रशिया, पहली 3 कंट्रियां बनती है जो यूएसएसआर से हटती है, निकल जाती हैं और अपने आप को इंडिपेंडेंट बोल देती है। तो कहने का मतलब दिसंबर 1991, 25 दिसंबर 1991 में ये बोल दिया गया कि अब कोई भी कंट्री यूएसएसआर पार्ट की मेंबर नहीं है, सब कंट्री अपनी ओन इंडिपेंडेंट है, जिसमें से रशिया, बेलारूस, यूक्रेन पहली कंट्री बनती है जो इंडिपेंडेंट होती है। और देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, येल्त्सिन हैज हिज सपोर्टर आल्सो डिक्लेयर्ड दैट सोवियत यूनियन वाज डिसबैंड एंड कम्युनिस्ट पार्टी एंड द सोवियत यूनियन बैंड पोस्ट सोवियत रिपब्लिक अडॉप्ट कैपिटल एंड द डेमोक्रेसी। मतलब कि बोरिस येल्त्सिन की सरकार जैसे ही बनती है रशिया के अंदर, वो कहते हैं कि अब यूएसएसआर नहीं है और अब जितनी भी कंट्रियां कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी में बिलीव करती थी वो पूरी तरीके से अब कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी की तरफ कन्वर्ट हो जाएगी। इस तरीके से इतना बड़ा क्षेत्रफल जो एकदम से कन्वर्ट नहीं हुआ, इसमें 45 साल लगे लोगों की आइडियोलॉजी बदलने में। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि हमने देखा कि किस तरीके से 1921 में यूएसएसआर बना, लेकिन किसी कारणवश वो 45 सालों के अंदर अपनी आइडियोलॉजी को ख़राब कर देता है और 45 साल के बाद वो पूरा यूएसएसआर अपना अलग अलग हो जाता है और फाइनली रशिया एक नई कंट्री बनती है 1991 में और वो अपना नया इलेक्शन, नया नेता, नए प्रेसिडेंट बोरिस येल्त्सिन को इलेक्शन के थ्रू चुनते हैं। तो रशिया के पहले प्रेसिडेंट बोरिस येल्त्सिन हैं। प्रेजेंट टाइम में रशिया का प्रेसिडेंट कौन है, कमेंट जरूर करिएगा। अधिक जानकारी के लिए ऐप को डाउनलोड करिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद, जय भारत, वंदे।